नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की आज की क्लास में हम पंचायत के पदाधिकारियों की पदमुक्ति टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अर्थात पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, उन सारे तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा अविश्वास प्रस्ताव, आपने सुना होगा वापस बुलाना, निरर्हताएं, त्यागपत्र, निलंबन, ये सब कुछ क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल से आज की क्लास में हम देखेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप एडीओ की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो एडीओ का कंप्लीट पैकेज मात्र 1499 रुपये में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका क्लास भी मात्र 1000 रुपये में अवेलेबल है। ये जो दोनों कोर्स है अभी भी ऑफर वैलिड है और जल्द से जल्द ये ऑफर खत्म होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप जो है इस ऑफर से लाभ उठा सकते हैं और एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक का नाम है पंचायत के पदाधिकारियों की पद मुक्ति। अर्थात पंचायत के जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद पंचायत का सदस्य हो, उपाध्यक्ष हो और अध्यक्ष हो, जिला पंचायत में भी अगर आप देखेंगे तो जिला पंचायत का सदस्य हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सब कुछ के बारे में हम ये देखेंगे कि उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए, किसी को उनके पद से ऐसे अकारण तो हटाया नहीं जाएगा, कोई ना कोई तो विशेष कारण होगा। तो अगर कोई पदाधिकारी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के जो भी प्रावधान है उसके प्रतिकूल काम कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अनुकूल काम कर रहा है, मतलब नियम विरुद्ध काम कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, कानून के विपरीत काम कर रहा है, या फिर कोई अधिकारी चाहता है कि इसको हटाना आवश्यक है, तो ऐसे कारण के तरीके से उनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अधिनियम के प्रावधान अनुसार पंचायत के प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि प्रथम सम्मेलन से लेके 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है सभी प्रतिनिधियों का, लेकिन 5 साल से पहले भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है अगर वे कोई कानून विरुद्ध कार्य करते हैं। तो पद से हटाने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीकों पर हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है ये है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव भी जो है अलग अलग पंचायतों का अलग अलग है। धारा में आप ध्यान देंगे, जैसे कि धारा 21 में जो है अविश्वास प्रस्ताव वो सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात करता है, मतलब ग्राम पंचायत से संबंधित है। और धारा जो 28 है ये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात करता है, मतलब जनपद पंचायत का, है ना। और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव है हम धारा 35 में समझेंगे, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग धाराएं हैं, तरीका एक है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो अलग अलग धाराओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आपसे क्वेश्चन कर दिया गया कि सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में देखने को मिलता है, तो एटलीस्ट धारा भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अभी हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक ही पेज में आपको सब कुछ दिखा रहा हूं, उसके बाद एक एक को डिटेल करेंगे। अगला जो तरीका है वो है ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना, इसी को रिकॉल भी कहा जाता है। ये धारा 21 का में इसका उल्लेख मिलता है। ये क्या चीज़ है आगे देखेंगे। अगला जो तरीका है, पंचायत के पदधारी होने के लिए अयोग्य हो जाने पर धारा 36 के अंतर्गत उनको उनके पद से हटा दिया जाता है कि कौन कौन सा ऐसा कुछ कार्य करेगा जिसके लिए वो अयोग्य हो जाएगा। या फिर अगर कोई पदधारी स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहता है तो कैसे त्याग पत्र देगा, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, धारा 37 में इसका उल्लेख मिलता है। निलंबन के जरिए कौन सा ऐसा कार्य करेगा वो कि उसको निलंबित कर दिया जाए, धारा 39 में इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। या फिर जांच में दोषी पाए जाने पर उसको हटाया जा सकता है, धारा 40 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त हमने धारा 40 में भी ये पढ़ लिया था कि एक से अधिक कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, एक से अधिक पद धारण करेगा तो उसको भी हटाया जा सकता है। पंचायत की धन को हानि पहुंचाना या फिर दुरुपयोग करेगा तो उसको हटाया जा सकता है, धारा 89 में ये लिखा हुआ है। अयोग्य हो जाने पर यथा पद की हैसियत से कार्य करने पर न, मतलब इसको पद की जितना हैसियत नहीं उसके अतिरिक्त कार्य करने पर भी धारा 98 के अधीन हटाया जा सकता है। तो ये सब हटाने के तरीके हैं। अब एक एक करके हम एक एक तरीकों को डिटेल करेंगे, समझेंगे गहराई से। जैसे कि सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव, और इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव को हम चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, कॉन्सेप्ट तो सेम है, ठीक है। तो एक तरीके से समझेंगे और जहाँ जहाँ पर चीज़ों में वेरिएशन दिखेगा, जैसे ग्राम पंचायत के लिए क्या अलग है, जनपद पंचायत के लिए क्या अलग है, जिला पंचायत के लिए क्या अलग है, उसको एक ही जगह कंपेयर करके पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या है।
अविश्वास का मतलब ही होता है ना कि विश्वास है नहीं, तो हम उसको हटाना चाहते हैं। तो यदि पंचायत के, ध्यान देंगे यहाँ पर, पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख पदाधिकारी, यहाँ पर खासकर ध्यान देंगे कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है किसी भी सदस्य के लिए नहीं लाया जाता है, पंचायत के सदस्य के लिए नहीं, पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख। सदस्य का मतलब क्या होता है, ग्राम पंचायत में पंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में सदस्य, तो इनके लिए नहीं लाया जाता। किनके लिए लाया जाता? प्रमुख, जैसे कि ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, जनपद जिला पंचायत में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष। तो किसी भी पंचायत के प्रमुख या फिर उप प्रमुख का अगर कोई पदाधिकारी है अपने दायित्व का पालन नहीं करता है, पंचायत के हितों की उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, तब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव है लाता कौन है? अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में पंचों के द्वारा लाया जाएगा, सरपंच हो या फिर उप सरपंच हो, इनके विरुद्ध लाएगा कौन अविश्वास प्रस्ताव? पंच लाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया किसके लिए जाता है? प्रमुख और उप प्रमुख के लिए। किसके द्वारा? उनके सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में पंच के द्वारा लाया जाएगा। ये धारा तो हमने देख लिया कि धारा 21 में उल्लेख मिलता है, 28 में, 35 में, है ना। अब यहाँ पर जनपद और जिला पंचायत में इनके सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ये टेबल आपको समझ में आया हो गया, है ना। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना एक निश्चित प्रारूप में बनाकर सक्षम अधिकारी को दिया जाता है। अगर कोई पंच चाहता है कि सरपंच के विरुद्ध वो अविश्वास प्रस्ताव लाए, तो देखिए हम लोग स्कूल में रहते हैं तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देते हैं, तो उसका भी तो प्रारूप होता है ना, सेवा में श्रीमान, तो उसी तरीके से जो प्रारूप रहेगा, निश्चित प्रारूप, उसी तरीके से ही बनाकर जो है सक्षम अधिकारी को दिया जाता है। सक्षम अधिकारी में ग्राम पंचायत का कौन है, जनपद पंचायत का कौन है, जिला पंचायत का कौन है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव की जो सूचना है, अविश्वास प्रस्ताव अगर आप लाना चाहते हैं, जैसे कि पंच लोग लाना चाहेंगे ग्राम पंचायत में, तो सूचना कैसे दिया जाएगा उसके बारे में पढ़ते हैं ना। तो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना एक निश्चित प्रारूप में बनाकर निकाय की कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य दस्तखत करके समकक्ष या फिर सक्षम अधिकारी, एक ही चीज है, को दिया जाता है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कितने सदस्यों की दस्तखत जरूरी है यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना के लिए? 1/3 का परसेंटेज निकालेंगे, कितना आएगा? 33%। जैसे कि मान लो 10 सदस्य हैं तो 10 का 1/3 निकाल लो, 12 सदस्य हैं तो 12 का 1/3 निकाल लो, है ना। तो 1/3 सदस्यों के दस्तखत यहाँ पे जरूरी है। पंचायत अगर हम देखेंगे पंचायत के तौर पे, तो सदस्य जनपद पंचायत और जिला पंचायत में तो आपको समझ में आ जा रहा है, ग्राम पंचायत में पंच ही सदस्य होते हैं, इसलिए मैंने अलग से और क्लैरिफाई कर दिया है कि ग्राम पंचायत में 1/3 पंच दस्तखत करेगा, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में 1/3 सदस्य दस्तखत करके सक्षम अधिकारी को सूचना देगा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सक्षम अधिकारी कौन कौन है? ग्राम पंचायत में अगर आप देखेंगे सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो सक्षम अधिकारी कौन होगा? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। जबकि जनपद पंचायत में होगा जिला कलेक्टर, और जिला पंचायत के लिए देखेंगे तो संचालक पंचायत, है ना। तो इनको सूचना दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का अब सूचना तो दे दिया, आवेदन अधिकारी को मिलेगा, तब क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन मिलने के 15 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी बैठक बुलाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस को समझिए। पहले क्या है? 1/3 लिखित में दस्तखत करके आवेदन देगा सक्षम अधिकारी को। अब सक्षम अधिकारी को क्या है? आवेदन मिल गया, मिलेगा तो 15 दिन के भीतर, यहाँ पे 15 दिन के बाद नहीं लिखा है, भीतर लिखा है, मतलब 2 दिन बाद भी बुला सकता है, 1 हफ्ते बाद बुला सकता है, भीतर, है ना। 15 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी जो है बैठक बुलाएगा, और इस बैठक की सूचना भी तो देगा ना अधिकारी। तो सूचना कितने दिन पहले देगा? कभी भी देखेंगे तो सूचना हम बैठक की 7 दिन पूर्व ही समझते हैं ना, तो 7 दिन पहले सूचना दे दिया जाएगा कि इस तारीख को बैठक है ना। अविश्वास प्रस्ताव में बैठक की अध्यक्षता, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव में ध्यान रखेंगे कि जो पंचायत के अध्यक्ष होंगे वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है पंचायत के अध्यक्ष सरपंच है और सरपंच के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो क्या वो अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। तो ध्यान देंगे किसी भी कंडीशन में, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, अध्यक्ष जो है पंचायत का वो अविश्वास प्रस्ताव की अध्यक्षता नहीं करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन कौन से अधिकारी करते हैं? यहाँ पर ग्राम पंचायत में नायब तहसीलदार या फिर इसके समकक्ष राजस्व अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के लिए करता है डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी, या जिला पंचायत में आप देखेंगे
तो कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर, ये लोग अध्यक्षता करते हैं अविश्वास प्रस्ताव का। अर्थात अगर किसी सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? नायब तहसीलदार करेगा, है ना। तो ऐसा आपको समझना है। तो हमने ये समझा कि सूचना किसको दिया जाता है और हमने ये देखा कि अध्यक्षता कौन करता है। तो एक ही टेबल में मैंने इसको यहाँ पर बना दिया है ताकि आप कंपेयर करके इन चीज़ों को ध्यान में रख सकें। और जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। जो लोग पेड क्लास ज्वाइन किए हैं उनको पीडीएफ दे दिया जा रहा है, तो आपको वीडियो देख के बनाने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ जो नोट्स दिया है उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब में देख रहे हैं डेमो की तरह, वो पेड क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको वीडियो पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो पीडीएफ है वो सब कुछ एप्लीकेशन में रहता है ना, प्रॉपर वैलिडिटी के हिसाब से दिया जाता है। अगला है, जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, परंतु वह बैठक में बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। इसको आप ध्यान देंगे। जैसे कि मान लो कि मैं सरपंच हूँ गाँव का, अब मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो मैं अध्यक्षता तो नहीं करूँगा, लेकिन अपना पक्ष तो रखूँगा ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये गलत है, या फिर मेरे जो है गलत तरीके से फंसाया गया है, मेरे पास कोई सबूत होगा उसको मैं प्रस्तुत करूंगा, तो मतलब अपना पक्ष रख पाऊंगा, है ना। तो अपना पक्ष रख सकता है। अन्य जो भी इच्छुक सदस्य हो गए, पंच हो गए, इन लोग भी अपना पक्ष रख सकते हैं, इन लोग भी बोल सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला मतदान करके लिया जाता है। ये एक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला कैसे लिया जाता है। तो किस तरीके का मतदान? गुप्त तरीके का मतदान, मतलब जो है तरीका गुप्त रहेगा, है ना। तो गुप्त तरीके का मतदान किया जाता है। और मतदान पर यहाँ पर देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए अगर कोई हामी भरना चाहता है तो हाँ के लिए राइट निशान लगाएगा, नहीं के लिए गलत का निशान लगाएगा। तो पक्ष में होने के लिए सही का चिन्ह, विपक्ष में होने के लिए गलत का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये मतदान का प्रोसेस हो गया। अब अगला है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए मतदान जो होगा तो बहुमत कितना चाहिए, कितना बहुमत मिलेगा तब अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो समझ नहीं आता, कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा, उदाहरण के साथ समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव तभी पारित होगा जब, ध्यान देंगे, उपस्थित तथा मतदान करने वाले, अब जो उपस्थित होंगे वही तो मतदान करेंगे, तो मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत जो कुल सदस्य होंगे उसके 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देंगे, 3/4 का मतलब हो जाता है 75%, मतलब 75% जो होगा उपस्थित और मतदान करने वाला, ये इसका जो 3/4 है वो ज़्यादा होना चाहिए कुल पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के 2/3 से। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर किसी पंचायत में मान लो 12 सदस्य हैं और 12 के 12 उपस्थित हैं, मान लो 12 सदस्य हैं, 12 के 12 उपस्थित हैं, तो उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हो गए? 12, और 12 का हम निकालेंगे 3/4, कितना हो जाएगा? 4 × 12 और 3 × 9। तो उपस्थित और मतदान करने वाले का 3/4 कितना हो गया? 9 हो गया। अब हम देखेंगे कि 12 के 12 जो है अवेलेबल थे, उपस्थित थे, तो कुल संख्या कितना होगा? कुल संख्या भी 12 हो गया। तो ये जो कुल संख्या का 2/3 है, इससे छोटा होना चाहिए। 2/3, ये 2 है ना, 3 × 12 तो 4 दूने 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो 12 का 3/4 कितना था? 9, और इसका 2/3 हो गया 8। मतलब ये 3/4 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। मतलब यहाँ पर जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अब अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया है तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, उस कंडीशन को भी आप समझिए, है ना। अगर मान लो किसी निकाय की कुल सदस्यों की संख्या 24 है, तो कुल सदस्यों की संख्या 24 हो गया। 24 कुल सदस्यों की संख्या जो है 24 है। 24 का 2/3 निकालिए, कितना आ जाएगा? 8, 16, 8 × 24, और यहाँ पर 8 दूने 16, तो इसका 2/3 16 आ गया। अब यहाँ पर उपस्थित कितना है? 24 तो कुल संख्या है, लेकिन उपस्थित 16 है, तो 16 का 3/4 निकालते हैं, है ना। 16 का 3/4 निकाले, 4 × 16 और 3 4 × 12। तो आप देखेंगे ये इसका 12 आ रहा है और यहाँ पर 16 आ रहा है। तो क्या 12 बड़ा है 16 से? नहीं बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रस्ताव पारित नहीं होगा क्योंकि उपस्थित जो थे वो कितने थे? 24 में से 16 था, और 16 का 3/4 जो है अपना जो 24 कुल सदस्यों के 2/3 से क्या था? छोटा था, और होना क्या चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से याद रखेंगे कि उपस्थित एवं मतदान करने वाला का 3/4 बड़ा होना चाहिए टोटल सदस्यों के 2/3 से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है अविश्वास प्रस्ताव की अपील। अगर किसी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, कोई सरपंच हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, और उसको लगता है कि ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो कानूनी तरीके से नहीं किया गया है, मेरे साथ जो है गलत किया गया है, उसको अगर लगता है तो वो उसके विरुद्ध अपील करेगा, है ना। अब अपील कैसे करेगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर समझिए, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर यदि प्रमुख उप प्रमुख को लगता है ऐसा है कि कानूनी ढंग से ये नहीं हुआ है तो इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। अब अपील कौन कहाँ कहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर सरपंच या फिर उप सरपंच मतलब ग्राम पंचायत का मामला है तो कहाँ पर अपील करेगा, कलेक्टर को अपील करेगा। अपील कितने दिन के भीतर करेगा, इस टेबल में समझ लेते हैं। टेबल में मैंने यही चीज बनाया है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के 7 दिन के भीतर सरपंच हो या फिर उप सरपंच हो, उसको 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास अपील करना होगा। और ये जो कलेक्टर है, जैसे ही अपील प्राप्त होगा 30 दिन के भीतर अपना अंतिम निर्णय देगा। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। अब हम जनपद पंचायत के केस में देखेंगे तो जनपद पंचायत के केस में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के 10 दिन के भीतर जनपद पंचायत का चाहे अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, वो क्या करेगा, अपील करेगा। किसको, संचालक पंचायत को अपील करेगा। यहां पर भी इन दोनों जगह में 30 दिन के भीतर निर्णय मिलता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पंचायत के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव होता है और वो अपील करना चाहते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव होने के पारित होने के 15 दिन के भीतर अपील करना होगा डायरेक्ट राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार वाला मामला हुआ तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही ना, तो यहाँ पर 30 दिन के भीतर रिजल्ट मिलेगा। और ये लोग जो रिजल्ट देंगे है ना, उसका रिजल्ट जो है, अपील का ये जो निर्णय है वो फाइनल माना जाएगा, ठीक है। जैसे कलेक्टर जो निर्णय दे देगा 30 दिन के भीतर, वो फाइनल माना जाएगा, चाहे वो हाँ बोले या ना बोले। अपीलीय अधिकारी का जो निर्णय होगा उसको अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर ऐसे याद रख लीजिएगा, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसे जैसे ग्राम पंचायत का स्तर बढ़ता जा रहा है, दिन भी बढ़ता जा रहा है। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, ये दोनों 30 दिन है और ये वाला 45 दिन। और किसको किसको अपील अधिकारी है, किसको करना होगा, इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके ध्यान में रखना है, ठीक। अब अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता। ऐसा तो कोई कंडीशन होगा ना कि अविश्वास प्रस्ताव की अब अभी आप नहीं ला सकते, थोड़ा सा रुको, अभी टाइम है नहीं, तो उसके लिए भी तो नियम बनाया गया होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं ला सकते, जब भी कोई पद ग्रहण किया है और 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पद ग्रहण मतलब प्रथम सम्मेलन के 1 वर्ष के कालावधि के भीतर जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 1 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अगर कोई पहले से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था किसी के खिलाफ तो उसका भी 1 वर्ष कंप्लीट होने के 1 मिनट, सॉरी, तो उसके भी कंप्लीट होने के 1 वर्ष के भीतर मतलब कंप्लीट होगा तभी लाया जाएगा। 1 वर्ष जब पूरा होगा तो 1 वर्ष के पहले नहीं लाया जाएगा। और यदि कोई पदाधिकारी है, इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, 6 महीने ही बचे हैं, 6 महीने से कम बचे हैं, तब भी आप नहीं ला सकते। तो कुछ ऐसे कंडीशन हैं जब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब अगला जो तरीका है वो है ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना। तो जो पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना, ये वाला ऑप्शन है ना, धारा 21 का में है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये केवल और केवल ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के लिए है, ना कि उप सरपंच। क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, वो केवल और केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने के लिए दिया गया है, ठीक है। केवल और केवल ग्राम पंचायत की, ना कि जिला पंचायत, ना कि जनपद पंचायत, केवल और केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारी। अब निर्वाचित पदाधिकारी कौन, प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी। उप सरपंच को हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी। अब जो पंच है और सरपंच है, यही दोनों प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो पंच और सरपंच, इन दोनों को निकालने के लिए ही ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक। इनके विरुद्ध ही लाया जा सकता है। किसके द्वारा लाया जा सकता है, मतदाता, क्योंकि हम ही प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए हैं ना, तो मतदाता ही करता है, तो मतदाता के द्वारा ही लाया जा सकता है। और यहाँ पर ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा भी लिखा जाएगा ना, तो मतलब एक ही है, क्योंकि जितने भी मतदातागण होते हैं वही तो बाय डिफॉल्ट ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा ही लाया जाता है। अधिनियम की धारा 21 का किसी पंच या सरपंच से असंतुष्ट होने पर ग्राम सभा के 1/3 33% सदस्य लिखित में उसे हटाने की मांग करते हैं, ठीक।
अब ये ध्यान देंगे कि जितने भी 1/3 सदस्य होंगे मतदातागण, वो लिखित में आवेदन करेंगे। ऐसे नहीं कि 1/3 इकट्ठा होकर चले गए और इसको हटाना करके, ऐसा नहीं, लिखना है जरूरी है, लिखित में आवेदन जरूरी है। तो लिखित में इसको आपको याद रखना है। पदाधिकारियों के चुनाव होने के अब यहाँ पर कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे, कम से कम 2.5 साल पूरा होने पर उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। अर्थात 2.5 साल बीत गया होगा ना उसके कार्यकाल का, चुनाव जो भी हुआ होगा, उस चुनाव अगर हो गया और 2.5 साल बीत गया है तभी आप ला सकते हैं। यदि उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव का मतलब है अगर मान लो 5 साल का कार्यकाल के मामले में तो हमने समझ लिया 2.5 साल, ठीक है, 2.5 साल मतलब आधा कार्यकाल हो गया। लेकिन अगर उपचुनाव हुआ है, 2 साल कार्यकाल करके किसी पंच की मृत्यु हो गई, अब जो अगला चुना गया नेक्स्ट 3 साल के लिए चुना गया, तो वो 3 साल का आधा मतलब 1.5 साल बाद ही उसको वापस बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सरपंच या पंच यदि उपचुनाव में निर्वाचित होता है तो उसे आधे कार्यकाल खत्म होने पर ही उसे वापस बुलाया जा सकता है। और यदि कार्यकाल 6 महीने शेष है तो 6 महीने और शेष वाले में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ना तो चुनाव होता है ना तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। कार्यकाल 6 महीने शेष है तो वापस नहीं बुलाया जा सकता। मतदान में आधे से अधिक मतदाता गुप्त मतदान से किसी को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं, और ऐसा अगर मत हो जाता है आधे से ज़्यादा हाँ के पक्ष में, तो उसको अपना पद तुरंत खाली करना पड़ता है। वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों के द्वारा अभियोग पत्र मतलब सूचना पर हस्ताक्षर करके लिखित में जब तक आवेदन विहित प्राधिकारी कौन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत ना किया जाए। तो ये कंडीशन है ना। अब यहाँ पर जो वापस बुलाने वाले के जो केस से हट जाएगा पद से, वो भी तो अपील करेगा। तो कैसे अपील करेगा, तो जब भी ग्राम पंचायत वाला मामला आएगा तो कलेक्टर को अपील करेगा, 7 दिन में अपील करेगा, बस इतना याद रख लीजिएगा, है ना। यदि पंचायत के पंच या सरपंच को ऐसा लगे कि उसे वापस बुलाने की जो कार्यवाही है वो कानूनी ढंग से नहीं हुआ है, उसके साथ नाइंसाफी हुआ है, तो वो अपील कर सकता है। किसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध अपील कर सकता है, वापस बुलाने के विरुद्ध वो जो फैसला उसको चुनौती दे सकता है, और प्रस्ताव पारित होने के 7 दिन के भीतर उसको अपील करना होगा। किसको अपील करेगा, कलेक्टर को ही अपील करेगा। अब कलेक्टर क्या करेगा, अंतिम फैसला जो है 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा, और जो भी फैसला होगा वो अंतिम होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ग्राम पंचायत वाला मामला है, अपील में होता क्या है, अपील में 7 दिन में ही होता है, कलेक्टर को ही करते हैं, और निर्णय 30 दिन में ही मिलता है। यही चीज़ हम यहाँ पर रिपीट पढ़े हैं ग्राम पंचायत वाले मामला में, है ना। वापस बुलाने की जो प्रक्रिया है धारा 21 का, ये हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पदाधिकारियों के ये लागू बिल्कुल भी नहीं होता। अब अगला ऑप्शन है त्यागपत्र। धारा 37 में 37 में पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र, ये शीर्षक से धारा 37 है। इसके अंतर्गत हमको ये पता चल जाता है कि किस तरीके से त्यागपत्र दिया जा सकता है, कौन सा पदाधिकारी किस अधिकारी को त्यागपत्र देगा, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है ना। तो यदि पंचायत का कोई भी पदाधिकारी है अपनी स्वेच्छा से पद को छोड़ना चाहता है तो वो क्या करेगा, लिखित में त्याग पत्र सक्षम अधिकारी को देगा। कौन कौन से अधिकारी को देगा वो आगे आपको बताएंगे। तो त्याग पत्र की जो मंजूरी होती है ना, अधिकारी को जैसे ही मिला 30 दिन के भीतर में मंजूरी हो जाती है। 30 दिन में मंजूरी होती है, भीतर नहीं, 30 दिन में मंजूरी होती है ना। और कोई पदाधिकारी अपना त्याग पत्र वापस लेना चाहता है, मान लो कि त्याग पत्र उसने अधिकारी को दिया है, 30 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ऐसा लगे कि ये त्याग पत्र मुझे नहीं देना था या फिर इस त्याग पत्र को मैं वापस ले लेता हूँ, तो वो ऐसा कर सकता है। जब तक मंजूर नहीं हुआ है ना, मंजूर होने से पहले वापस ले सकता है, मंजूर होने के बाद दिक्कत होगा, है ना। मंजूर होने से पहले वापस ले सकता है। पंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, अब हम देखते हैं कि कौन किनको त्याग पत्र सौंपता है। तो जितने भी सदस्य हैं ना, पंच भी तो एक सदस्य ही है ना ग्राम पंचायत का, सदस्य जो है डायरेक्ट अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है। ये तो आसान है। अध्यक्ष किनको सौंपते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि पंच सरपंच को सौंपेगा, सदस्य जो है अध्यक्ष को सौंपेगा, चाहे जनपद पंचायत का हो जिला पंचायत को, ये तो आसान है। यहाँ पर हम देखेंगे सरपंच उप सरपंच जो है किसको सौंपेगा, तो सरपंच उप सरपंच जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक पंचायत को सौंपेगा अपना त्यागपत्र। जनपद पंचायत का अध्यक्ष कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपेगा अपना त्यागपत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। तो त्यागपत्र जो है आपको ध्यान में रखना है। अब हम सारे जो सीरीज़ है ना उसमें धाराओं को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो ये जो धारा 38 है इसको भी मैं आपको यहीं पे पढ़ा देता हूँ। और इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पहले भी बता दिया था, क्या है, रिक्तियों का भरा जाना। जैसे कि अचानक से कोई पद खाली हो जाता है
तो उसको किस तरीके से भरा जाएगा इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे पंचायत के किसी पदधारी की आकस्मिक मृत्यु हो गई या फिर उसको अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि तरीके से हटा दिया गया, तब क्या होगा? सरपंच का पद खाली होने पर सचिव जो है 15 दिन के भीतर एक विशेष बैठक बुलाएगा। इस बैठक में कोई भी पंच कार्यवाहक सरपंच चुना जा सकता है, लेकिन यदि सरपंच का पद आरक्षित है, जैसे कि एसटी वर्ग का है, एससी वर्ग का है या फिर महिला वर्ग का है, तो जिस वर्ग का है सरपंच भी उसी वर्ग का चुना जाएगा। तो ये सब हमने स्थानापन्न सरपंच, स्थानापन्न अध्यक्ष सब पढ़ा था ना, उसमें कवर किया था। अगला है पंचायत पदाधिकारियों का निलंबन। धारा 39 में है पंचायत के पदधारी का निलंबन। अब क्या होता है कि पदधारी को निकाला जा सकता है, इन सब को हम पढ़ते हैं कि इस तरीके से अगर कोई ऐसा काम करता है। विहित प्राधिकारी किसी ऐसे पदधारी को निलंबन कर सकेगा यदि, जो भी अधिकारी है ना, किसी भी पदधारी को निलंबन कर सकता है यदि भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आने वाली धाराओं में कोई अपराध किया हो, अर्थात ऐसे कोई धारा जिसमें सजा मिलती है, इस तरीके से कोई अपराध किया हो, खाने के सामान में व दवाओं में मिलावट का आरोप पर मुकदमा होने पर, महिलाओं या फिर बच्चों के अनैतिक दुराचार के आरोप पर, ये सब आरोप है तो उसको हटाया जा सकता है। कोई भी ऐसे कानून जिसमें दंड की व्यवस्था हो उसके तहत मुकदमा चलने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में ऐसे पदाधिकारियों को 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट किया जाएगा। मतलब राज्य सरकार को बताया जाएगा 10 दिन में कि इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। फिर राज्य सरकार क्या करेगा? 90 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा। और अगर राज्य सरकार 90 दिन के भीतर अपना निर्णय नहीं दे पाएगा, तब ये जो निलंबन है वो निष्प्रभाव हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। तो 90 दिन के भीतर राज्य सरकार को फैसला देना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए जो है अधिकृत प्राधिकारी कौन कौन हैं। जैसे आप ग्राम पंचायत में देखेंगे तो अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पंचायत में कलेक्टर। तो ये जो सीक्वेंस है ना, एक बार याद करेंगे, बार बार वही चीज़ रिपीट होगा, आपको याद हो जाएगा। अगला है पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना। धारा 40 में हम पढ़ेंगे। तो पंचायत के पदाधिकारियों को ऐसे कौन कौन से वो कार्य करेगा जिसके अंतर्गत उसको हटाया जा सकता है, तो ये हम धारा 40 में समझेंगे। राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, कौन हटा सकता है? धारा 40 के अंतर्गत राज्य सरकार हटा सकता है या फिर विहित प्राधिकारी। विहित प्राधिकारी में फिर वो दोबारा आ जाएगा कि जैसे कि ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच पद को कौन हटा सकता है? तो ये तो अधिकृत प्राधिकारी ना, अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, संचालक पंचायत। तो ये जो विहित प्राधिकारी है या राज्य सरकार है, ये इन जितने भी पदधारी हैं उनको हटा सकता है अगर ये सारे काम करता है। वो क्या क्या? यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी हो। अब यहाँ पे जो अवचार लिखा है ना, अवचार के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर के विरुद्ध कोई काम करता है, तो अवचार को डिटेल से हम समझेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अवचार का अगर दोषी हो, यदि उसका पद बना रहना लोक हित में अवांछनीय हो। अगर ऐसा कंडीशन भी आ गया कि लगे राज्य सरकार को, लगे अपने विहित प्राधिकारी को कि इसको जो है ये अच्छा आदमी नहीं है, भ्रष्ट आदमी है, लोगों के लिए हितकारी नहीं है, तो भी वो हटाया जा सकता है। परंतु किसी भी व्यक्ति को पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि यह कारण बताओ का अवसर ना दे दिया गया हो कि उसे पद से क्यों हटाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को भी बस तुम हट जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। प्रॉपर कारण भी दोगे कि आपको इस कारण से हटाया जा रहा है, तो कारण देने के बाद हटाया जा सकता है ना। अब हमने यहाँ पर औचार पढ़ा था, तो औचार के अंदर क्या क्या आता है? ऐसा कोई कार्य कि भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता पर असर पड़े, राज्य के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की ऐसी भावना के निर्माण पर जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, कोई जाति से भेदभाव करता है, इस तरह के काम करता है, स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इस तरह के कार्य करता है, कोई बात करता है, तो इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा, अर्थात जो पंचायती राज अधिनियम में जो बातें लिखी गई हैं उस अधिनियम की घोर उपेक्षा करता है पंचायत। तो इन सब कारण से उसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो है कि पंचायत के अगर कोई पदधारी है अपने नातेदार, मतलब रिश्तेदार का नियुक्ति कर देता है, नियोजन करता है, या फिर उसको आर्थिक लाभ पहुंचाने का कोशिश करता है, तो ये सब ऐसे कंडीशन हैं जिससे हटाया जा सकता है। अब नातेदार का यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दिया गया है कि रिश्तेदार में कौन कौन आएंगे, माता पिता, भाई बहन से लेकर पुत्र, दामाद, देवरानी, जेठानी, ये उसका प्रॉपर डेफिनेशन दे दिया गया है ना। तो इसको भी आप देख सकते हैं, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं।
कोई व्यक्ति इसके अधीन हटा दिया गया है, तत्काल किसी ऐसी अन्य पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा। अगर इसके अधीन हटा दिया जाएगा ना किसी को भी, तो तत्काल वो हट जाएगा, सदस्य वगैरह नहीं रह पाएगा। परंतु जांच में अंतिम आदेश यथासंभव संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर पारित कर दिया जाएगा। मतलब जांच अगर दे दिया जाएगा तो जांच होगा तो ही उसको हटाया जाएगा, और जो कारण बताओ सूचना भी दे दिया जाएगा कि उसको आपको क्यों हटाया जा रहा है, और 90 दिन के भीतर पारित किया जाएगा। यदि वह सदस्य ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए भी 6 वर्ष की कालावधि के लिए निर्धारित, इसका ये क्या मतलब है कि अगर कोई सदस्य जो है इस दोषी होता है और उसको निकाल दिया जाता है तो 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक, अब ये अधिकारीगण तो हमने देख लिया था। पद से हटाने के कुछ और अन्य आधार भी हैं कि अगर कोई क्या ऐसा काम करे कि उसको पद से हटाया जा सके। तो ये मैंने पहले क्लास में भी बताया था, एक बार और रिविजन कर लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं। जैसे कि पंचायत से लगातार 3 बैठकों में अगर वो उपस्थित नहीं रहता, अनुपस्थित रहता है। यहाँ पर लिखा है लगातार, ऐसा नहीं कि साल में जितना भी हो उसमें 3 बार अनुपस्थित, लगातार कंटिन्यू लगातार 3 बैठक में अगर अनुपस्थित रहता है। पंचायत के 6 महीने के कार्यकाल के दौरान आधे से अधिक पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रहता है। पंचायत की एक स्थायी समिति भी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्थायी समितियों की लगातार 3 बैठक में अगर वो अनुपस्थित रहता है तो भी उसको हटाया जा सकता है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी भी को उसके पद से जब नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे 90 दिन पूर्व कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाता। ठीक, ये चीज़ रिपोर्ट हुआ है। तो इस तरीके से ये सब कुछ हमने देखा। और अगर आप जैसे पेड क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना, तो पेड क्लास के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अभी भी अच्छा खासा ऑफर है, कंप्लीट पैकेज आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। और इसका जो एमसीक्यूज वगैरह है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। हम लोग आपको एमसीक्यूज वगैरह भी थ्योरी के साथ साथ पढ़ा रहे हैं, तो इसका जो एमसीक्यूज है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये जो पूरा क्लास है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।